जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग जो है स्टैटिक जीके का और कुछ सब्जेक्टिव जो नॉलेज है उसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो उसी के अंतर्गत आज हम सब्जेक्टिव नॉलेज में पॉलिटी विषय के अंतर्गत जो भाग 3 है उसके संबंध में आज आपके सामने लेकर के आए हैं। भाग 3 के अंतर्गत दोस्तों जो आपका दिया गया है वो मूल अधिकार संबंधी विषय है। तो आज हम मूल अधिकार के बारे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। यह तुम्हारा जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, विशेष करके यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण ये सेगमेंट है। तो आपको इसे सुनना है ध्यानपूर्वक और हो सके तो इसके नोट्स बना लेना है। और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों वो सब प्रश्न हम आपको दूसरी स्लाइड में क्या करेंगे या दूसरी वीडियो में हम करवाएंगे। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे वो ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, हमने पहले से स्लाइड बना रखा है इसके संबंध में, मैं आपको पहले से दिखा दे रहा हूँ। आप ये देख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें क्या है हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन की हुई हैं। कुछ भी आपका एक ही प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो सभी दोस्त जो हैं ध्यानपूर्वक क्या करिएगा, इसको बनाइए अच्छी तरीके से और सुनते चले जाइएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 3 के अंदर का दोस्तों। तो भाग 3 में यदि आप देखोगे तो भाग 3 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो ये आपको समझना है थोड़ा सा। तो ये आर्टिकल जो है कौन से कहाँ तक हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिया गया है। इसका विषय क्या है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार भी कह सकते हो और मूल अधिकार भी कह सकते हो। अंग्रेजी में इसे कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न ये आता है कि सर जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो शब्द है इसे फ्रेंच भाषा में यदि हम देखें, मतलब इसको क्या कहते हैं फ्रेंच भाषा में, तो इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक, क्या कहते हैं दोस्तों, मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र। नैसर्गिक मतलब जो नेचुरल होता है उसके हिसाब से। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, यह मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये वे अधिकार हैं जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। यानी मूल अधिकार की जब डेफिनेशन करोगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जीवन जीने के लिए अति आवश्यक अधिकारी क्या कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार किसके अधिकार है, तो आम आदमी के अधिकार है। यह सामूहिक नहीं है, ये कैसे है, व्यक्तिगत है दोस्तों। कैसे हैं, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दो व्यक्तियों के समान मूल अधिकार होते हैं लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है उसके मूल अधिकार जो है कोर्ट कम कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामूहिक मूल अधिकार ना होकर के ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल होते हैं, है ना। ये ग्रुप में ना होकर कैसे होते हैं, पर्सनल। तो मूल अधिकार कैसे होंगे दोस्तों, पर्सनल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत भी अधिकार दिए गए होंगे, व्यक्तिगत अधिकार को भी कम किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जेल जाएगा, मतलब कोई उसने क्राइम कर दिया या किसी कोई भी उसे सजा हो जाती है तो वो अगर जेल जाता है तो जेल जाने पर क्या हो जाता है, मूल अधिकार जो होते हैं वो है ना कम कर दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं कम्प्लीटली। आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाती है इसके अंतर्गत। तो व्यक्तिगत मूल अधिकार हैं लेकिन जेल जाने पर व्यक्तिगत मूल अधिकार भी कम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मूल अधिकार हैं ये भाग 3 जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से, तो यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है, मूल अधिकार जो टॉपिक है हमारा वो लिया गया है। मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन है, धारणा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जब ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में संविधान सभा जब मतलब बनी थी उस समय जब बहस हो रही थी उस समय मूल अधिकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सरदार पटेल क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है ना दोस्तों, तो जो मूल अधिकार है वो नेहरू रिपोर्ट पर आधारित है। यानी नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। उन्हीं के द्वारा क्या है ये मूल अधिकार जो है वर्णित है। तो ध्यान रखिएगा किस रिपोर्ट पर आधारित मूल अधिकार है, तो ये है नेहरू रिपोर्ट के आधार पर क्या है मूल अधिकार है ना है। अब बात करते हैं मूल अधिकार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में है ना इन्हें मतलब स्वीकार किया गया था, तो कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार पटेल ने। किसने की थी अध्यक्षता, तो सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार कराची अधिवेशन में 1931 में क्या किए गए थे, मतलब इन्हें मतलब कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। जो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, कराची अधिवेशन की, तो वो किया था किसने, पटेल साहब ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपातकालीन स्थिति में
है ना। राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी आपातकालीन स्थिति में क्या हो जाता है, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 दोस्तों निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रतिबंधित, यानी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कौन कर सकता है, तो भारत की संसद जो है वो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मूल अधिकार को प्रतिबंधित, कंप्लीट प्रतिबंध लगा सकती है तो संसद लगा सकती है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, यह ध्यान रखना। जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार न्यायालय में क्या परिवर्तनीय है, मतलब बाध्य योग्य है। कैसे बाध्य योग्य, मतलब मूल अधिकार के संबंध में क्या है, वहाँ पर हियरिंग हो सकती है, उसके संबंध में चर्चा करने की बात कर रहा है। तो मूल अधिकार क्या बाध्य योग्य है, मतलब बाध्य योग्य है, इसका मतलब यह है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है, मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों क्या है, मूल अधिकार के रक्षक माने जाते हैं। यानी कि मूल अधिकार का रक्षक अगर पूछे तुमसे कि बताइए भारतीय संविधान में मूल अधिकार का रक्षक किसे माना जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत है ना। 226 के तहत क्या है, जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार का रक्षक माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार की संख्या के संबंध में चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकार की संख्या जो दोस्तों है, तो देखो मूल संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी। कितनी थी, 7। लेकिन वर्तमान संविधान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। मतलब एक जो संख्या है वो माइनस हो रही है, कितनी, एक संख्या क्या हो रही है, माइनस हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक मूल अधिकार ऐसा है जिसे हटाया गया है। तो टोटल मूल अधिकार कितने हैं, 7 हैं। तो 7 मूल अधिकारों में से वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। इसमें से एक मूल अधिकार जो है कम किया गया है, वो संपत्ति का अधिकार है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्रमानुसार देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा है, अभी हमने जो मूल अधिकार है उसका एक ओवरव्यू देख लिया है। अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इस तरह से प्रश्न सामने आते हैं, तो बस आपको ये थोड़ा सा देख लेना है, स्टैटिक टाइप का ही पोर्शन है, इसको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्त कि जो मूल अधिकार है, मैं आपको शुरुआत में बताया कि मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। तो हम आर्टिकल चालू करते हैं, उसके हिसाब से हम इसे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, जो कि हमें सभी आर्टिकल पढ़ने हैं 35 तक, 12 से जो भी 35 तक आर्टिकल है वो कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिएगा। तो देखो आर्टिकल 12 में जो विषय है वो क्या है दोस्तों, तो राज्य की परिभाषा, यानी परिभाषा संबंधी जो चर्चा है वो किसमें दी गई है, आर्टिकल 12 में दी गई है। राज्य की परिभाषा या देश की परिभाषा का मतलब क्या होता है, कोई भी देश कब कहलाएगा, जब उस देश के पास में 4 चीज़ें होना अनिवार्य है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। जिसमें क्या होना चाहिए, उस देश का अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, उस देश का अपना वहाँ पर क्षेत्रफल पर जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या पर मतलब उसकी रक्षा करने के लिए या उसकी नीतियाँ बनाने के लिए कौन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और सरकार के अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी अपनी संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता अगर है तो वो क्या है, राज्य कहलाएगा। मैंने एग्जाम्पल कई सारे लिए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो एक राज्य है, तो राज्य है, देखो उत्तर प्रदेश का अपना क्षेत्रफल होता है, उत्तर प्रदेश की अपनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार है, और सरकार जो अपना निर्णय ले सकती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो ऐसे करके हम राज्य की परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन अब देख, जैसे हमने यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल और लिया है, जैसे कोचिंग है, क्या कोचिंग भी राज्य हो सकता है? जैसे मान लो हम कोचिंग चलाते हैं, तो कोचिंग भी अपना एक राज्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, कोचिंग का अपना क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर भी सेंटर होता है वहाँ पर क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल में कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे, यानी विद्यार्थी होते ही हैं, और उसके बाद में वहाँ पर मतलब उस कोचिंग को चलाने के लिए क्या होंगे, कुछ शिक्षक होंगे। वो शिक्षक जो क्या करते हैं, अपना शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, और उनमें से कुछ जो शिक्षक होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो अपना निर्णय भी ले सकते हैं। तो मतलब क्या है, कोचिंग के पास भी ये चारों चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या है, कोचिंग भी एक राज्य के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो डाक विभाग है या बिजली विभाग है, यानी भारत सरकार में कोई विभाग हो या राज्य सरकार में कोई विभाग हो, ऐसा विभाग जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, अपना उसका अपना क्षेत्रफल होगा। जैसे मेरे को बिजली विभाग है, तो बिजली विभाग का अपना क्षेत्रफल होता है, बिजली विभाग के अपने कर्मचारी होते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों की एक हेरिडिटी होती है, और उनमें से निर्णय लेने की क्षमता भी उनके पास होती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वह ऐसी कोई भी ऐसी निकाय जो ये चारों चीज रखती है वो क्या कहलाएगी, वो राज्य के रूप के अंतर्गत आएगी। तो राज्य की परिभाषा क्या है, ये समझ में आ गया आपको। यानी परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि चारों चीजें अनिवार्यता होनी चाहिए, तभी वो राज्य कहलाता है। तो राज्य का मतलब ये हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 13 की, यानी आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा संबंधी प्रावधान है, और आर्टिकल 13 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह अल्पीकरण,
यानी मूल अधिकारों को कम करने संबंधी प्रावधान है। मूल अधिकारों को कम करने संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 13 के अंतर्गत है। मतलब मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये भी कैसे? व्यक्तिगत रूप से। कैसे किया जा सकता है? व्यक्तिगत रूप से कम किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 13 का विषय हो जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो आगे आप देखिएगा, अब हमारे सामने जो दिया गया है वो क्या है, तो वो समझिएगा। यानी कि मैंने एक ट्रिक में क्या किया है, जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो एक साथ में ही मतलब खत्म करने की कोशिश किया गया है। तो इन सभी मूल अधिकारों को आप बारी बारी से क्या करिएगा, मेमोराइज कीजिएगा और उस ट्रिक को भी ध्यान रखिएगा। एक लाइन में पूरे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। जैसे समता, ये क्या है? समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। एक लाइन में आपको पढ़ लेना है बस, ये इतने से आपका क्या है, सभी मूल अधिकार आपको इसी मतलब एक वाक्य में क्या हो जाएगी, जो भी ट्रिक है वो बन जाएगी। यानी समस्त शोध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये मूल अधिकार के संबंध में एक ट्रिक है, जिसमें आपके 6 मूल अधिकार जो वर्तमान में है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिएगा क्रमानुसार कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो समस्त, तो देखो सम से जो है वो क्या, समता का अधिकार हो जाएगा। इस्त से देखो स्व, यहाँ पर आधा स है, यहाँ पर भी आधा स है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। उपचार से संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अब संस्कृति और उपचार के बीच में एक अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में हटा दिया गया है। ये आर्टिकल 31 जो था वो 300 कम पहुंचा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। और इनके जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो वो समझिएगा। तो आर्टिकल 14 से 18 तक क्या है, समता का अधिकार हो जाएगा या समानता का अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल 23 से 24 तक क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ से हो जाएगा, 29 और 30 में हो जाएगा। 31 जो संपत्ति का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया है। जबकि आर्टिकल 32 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं, 6 के 6 काउंट कर सकते हो। नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और नंबर 6 क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जबकि नंबर 7 जो था, जो कि नंबर 6 पे आता था, वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया है ना, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300 काम पहुंचा दिया गया है। तो वो कहाँ बन जाएगा, आर्टिकल 300 काम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वर्तमान में हमारे कितने मूल अधिकार हैं, कंप्लीट मिनट में संख्या बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या समझिएगा, अब प्रत्येक जो मूल अधिकार है उसके बारे में जो भी डिटेल्ड है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं। समझिएगा, जैसे सबसे पहला अधिकार क्या, समता का अधिकार है। समता या समानता एक ही बात है, ठीक है। समता या समानता का अधिकार है ना, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। समता या समानता, यहाँ समानता शब्द भी प्रयोग कर सकते हो, समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के मध्य में है। तो आर्टिकल 14 में दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समस्त समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समस्त समता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि विधि के समस्त समता यानी कानून के सामने सभी समान है। जो आपने देखा होगा, जो जैसे अंधा कानून मूवी जो है उसमें जो कानून की पट्टी बधी होती है, कानून की देवी होती है, तराजू लेकर खड़ी होती है, पट्टी बधी होती है, मतलब वही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कानून के सामने सभी बराबर है, ये आर्टिकल 14 कहता है। और कानून का सभी को क्या करना है, बराबर संरक्षण करना है। ये चीज़ किसमें है, आर्टिकल 14 के अंतर्गत है। ये दोनों जो शब्दावलियाँ हैं, तो अगर पूछेगा समता कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है, और पूछेगा संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो वो यूएसए से लिया गया है। ये इतना आपको कर लेना है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे समझिएगा। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में देखो क्या है, तो जन्म स्थान लिंग वंश जाति धर्म, यानी कि 5 शब्द हैं इसमें, जन्म स्थान लिंग वंश जाति और धर्म, यानी इन 5 के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि भेदभाव पर क्या प्रतिबंध है, प्रतिषेध है, ठीक है। यानी जन्म स्थान लिंग वंश जाति धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में समानता। क्या है, लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब होता है नौकरी, यानी सरकारी नौकरी में जो तुम फॉर्म भरते हो किस आर्टिकल का प्रयोग करते हो, आर्टिकल
16 का प्रयोग करते हो। आर्टिकल 16 को दिया भी है इसमें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है, कोई विद्यार्थी अगर फॉर्म भर पाता है तो वो किस आर्टिकल से भरता है, तो आर्टिकल 16 का प्रयोग करता है, वो उससे ही फॉर्म भरता है। जैसे मान लीजिए अभी पुलिस की वैकेंसी निकली है, तो उसकी वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल कर रही हो, तो अगर आपके पास में वो आ रहता है तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। तो वो किस आर्टिकल का प्रयोग कर रही हो आप, तो वो 16 का प्रयोग करती हो, तो आर्टिकल 16 का प्रयोग करेंगे। अब इसी में आरक्षण है दोस्तों, क्या है आरक्षण, पूछेगा रिजर्वेशन किस आर्टिकल का विषय है, तो रिजर्वेशन जो दोस्तों है वो आर्टिकल 16 का ही विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन किसके आधार पर दिया जाता है, तो जाति और लिंग, है ना, जाति और लिंग के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, ध्यान रखना है। क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, तो नहीं दिया जाता है, यानी जाति और लिंग के आधार पर दिया जाता है। देखो जाति के आधार पर रिजर्वेशन है, SC ST OBC रिजर्वेशन मिलता है। दूसरा लिंग मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो आपको देख सकते हो लिंग के आधार पर, जेंडर के हिसाब से भी क्या है ये, तो ये एक्सेप्शन में है, यानी लोक नियोजन के विषय में समानता। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्सेप्शन हो जाएगा आपका क्या, तो वो हो जाएगा आरक्षण, क्या हो जाएगा आरक्षण। 17 हम देखते हैं, तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का सिद्धांत, यानी अनटचेबिलिटी, क्या होगा अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, मतलब कोई व्यक्ति अब छुआछूत के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कि मतलब किसी को छूने से वो गंदा हो जाएगा, यानी SC या ST या OBC या जनरल, कोई भी इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा सार्वजनिक करते हुए पाया जाता है तो ये कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, है ना, जो उचित कार्रवाई कर सकता है। ये सारी चीज़ किसमें आ जाएंगी, तो वो आ जाएगा आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ठीक है, ये हो जाएगा। आर्टिकल 18 की दोस्तों बात किया जाए, तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, क्या है, उपाधियों का अंत है। तो उपाधियों का अंत मतलब क्या है, देखो उपाधियां पहले क्या होती थी, जब हम गुलाम थे, या जब हमारा संविधान बना, तो संविधान बनने से पहले जो था वो क्या था, कि महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर और विदेशी द्वारा जो बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी, फलाने फलाने महाराजा पधार रहे हैं, कुकी बजती थी, बहुत सारी जैसे होता था। तो वो क्या है, वो जो उपाधियां हैं, ये उपाधियां क्या करती हैं, किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाने के कार्य करती हैं। इसलिए इसे क्या किया गया, चूंकि हमारे सामने क्या है, समता का, हमारे सामने मूल अधिकार क्या है, समता का अधिकार है। तो समता के अधिकार में क्या, सबको समान दिखना चाहिए, कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं दिखना चाहिए। इस आधार पर ये जितनी भी मतलब उपाधियां थी, इनको क्या कर दिया गया, सबको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या किया गया है वो समझ लेना आपको, एक्सेप्शन में क्या है, यदि आप नेशंस के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो नेशंस अवार्ड जो है वो आपको क्या है, आपके नाम के उसमें मतलब आ सकते हैं, जो जैसे जैसे मतलब सचिन तेंदुलकर जो है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हम बोल सकते हैं, चूंकि उन्होंने नेशंस के लिए काम किया है। ऐसा ही कोई व्यक्ति जिसने नेशंस के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है, तो उस व्यक्ति को क्या है, उसको राष्ट्र के द्वारा जो भी मतलब अवार्ड दिए गए हैं, उस अवार्ड से उसे संबोधित किया जा सकता है, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों देखेंगे तो क्या है, एजुकेशन और रैंक संबंधी यदि कोई व्यक्ति है, जैसे एजुकेशन में जैसे आपने देखा, जैसे प्रोफेसर, अब किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत पढ़ाई की गई, वो प्रोफेसर बन गया, तो उसे प्रोफेसर खुराना, प्रोफेसर दिखाना, जो भी नाम दिया जाएगा वो लग जाएगा उसके ऊपर। तो मतलब क्या हो गया, प्रोफेसर वो प्रयोग कर सकता है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, उस व्यक्ति का नाम नहीं है, उस व्यक्ति के द्वारा की गई पढ़ाई का नाम है, यानी उस पद का नाम है प्रोफेसर, तो वो उसको प्रयोग में ले सकता है, वो स्थिति यहाँ बन के आ सकती है, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर भी तो पढ़ाई करके आ रहा नहीं आ रहा, बगैर पढ़ाई के तो डॉक्टर बन नहीं जाएगा, तो डॉक्टर का प्रयोग कर सकता है। जैसे सर, जैसे मतलब हमारा नाम बलदेव नाम है, लेकिन बलदेव हमारा व्यक्तिगत नाम है, लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं और एजुकेशन संबंधी जो भी हमारा काम है उसके हिसाब से क्या है, बलदेव सर, तो हम सर प्रयोग जो करते हैं या जो बच्चे हमारे लिए प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाएगा, वो सर हम इसलिए प्रयोग कर लेते हैं, अन्यथा हम इसे प्रयोग भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से सर की जो और नाइटहुड की उपाधि जो त्याग दी गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एजुकेशन के संबंध में कोई भी विशिष्ट कार्य कर रहा है तो उसे हम सर कह सकते हैं, वो एक्सेप्शन में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। आप किसी राहगीर जाते हुए राहगीर को आप सर नहीं बोल सकते हो, है ना, भैया मतलब कोई भी अंकल कुछ भी बोल के हम पुकार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम आप क्या कर दोगे, सर कह दोगे। जब आपको लगता है कि ये कोई पढ़ाई संबंधी कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसा एजुकेशन संबंधी कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उन्हें सर के रूप में पुकार सकते हैं। तो वो सब सारा प्रावधान कहाँ मिलता है हमको, वो प्रावधान मिलता है हमको दोस्तों आर्टिकल 18 के अंदर, जो कि एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई मान लो इंजीनियर है, तो इंजीनियर जो है ना वो भी तो पढ़ाई करके बना भैया, माना नहीं माना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंजीनियर जो है वो अपना जो मतलब क्या है, इंजीनियर फलाना ढिकाना जो भी है वो प्रयोग कर सकता है, वो चीज़ में आ जाएगी। तो ये अपवाद में आ जाएगा, आर्टिकल 18 का ये अपवाद रहेगा। अब देखो रैंक की बात किया जाए, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिएगा आप ही तैयारी कर रहे हो और आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो मान लीजिएगा, तो पुलिस में यदि आपका हो जाता है और आप दरोगा बन जाते हो, तो दरोगा फलाने ढिकाने सिंह, तो दरोगा जो शब्द है वो क्या है, एक रैंक को
मतलब दर्शाता है। तो ये एक पढ़ाई करके ही व्यक्ति बनता है, ऐसा नहीं कि बगैर पढ़ाई के बन जाएगा। इसका मतलब दरों का प्रयोग कर सकता है, जैसे इंस्पेक्टर कर सकता है प्रयोग, जैसे ब्रिगेडियर सैन हम प्रयोग करते कर सकते हैं, एसएसपी साहब या कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है जो कोई भी रैंक रखता है, तो रैंक भी क्या कर सकते हैं हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 18 का एक्सेप्शन रहेगा, नहीं अपवाद रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट खत्म कर दिया, कोई वैसा नहीं कर सकता है कि पहले महाराजा फलाना ढिकाना ढिकाना पधार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, अब जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति एजुकेटेड है, जो व्यक्ति कुछ रैंक होल्डर है, उस व्यक्ति का उस पद के हिसाब से क्या है, उसका सरनेम या जो भी चीज़ है वो बना सकता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो स्थिति बन जाएगी यहाँ पर। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या किया है, हमने मूल अधिकार नंबर 1 को खत्म किया है। मूल अधिकार नंबर 1 में क्या है, समता का अधिकार है। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है, तो विधि की समान समता, विधि का समान संरक्षण। ठीक है, ये आर्टिकल 14 का विषय है। विधि की समान समता कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया यूएसए से। आर्टिकल 15 में क्या है, जन्म स्थान, लिंग, जाति, वंश, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 हो जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में समानता, जिसमें क्या है आरक्षण संबंधी जो अपवाद है वो किसमें है, आर्टिकल 16 के अंतर्गत आ जाता है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का सिद्धांत है, अनटचेबिलिटी है, जो कि यानी कोई भी छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल 17 हो जाएगा। आर्टिकल 18 में दोस्तों क्या है, उपाधियों का अंत है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा कि अगर आप एजुकेटेड हैं या कोई रैंक होल्डर है या आपने कोई अवार्ड लिया है तो वो अपवाद में आ जाएगा, वो आप उन नामों को प्रयोग कर सकते हो। बाकी अन्यथा कोई नाम प्रयोग नहीं कर सकते हो। यदि आपके पास में कोई रैंक नहीं है, यदि आपके पास में कोई एजुकेटेड नहीं है, तो वो आप प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो स्थिति आ जाती है। ये मूल अधिकार नंबर 1 हो गया हमारा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 2 की। तो मूल अधिकार नंबर 2 है जो क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, राइट टू फ्रीडम कहते हैं। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 19 से 22 के मध्य में राइट टू फ्रीडम है ना। आर्टिकल 19 से 22 के मध्य में क्या हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा। अब आर्टिकल 19 से मतलब क्या है 22 तक, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। अब किस चीज़ की स्वतंत्रता है उसके संबंध में इसमें प्रोविजन किया गया। इससे पहले में क्या था, समानता थी, अब उसके बाद में क्या स्वतंत्रता है। तो किस चीज़ की स्वतंत्रता समझिएगा, तो आर्टिकल 19 को हम समझते हैं। आर्टिकल 19 में क्या, सभी नागरिकों को अधिकार होंगे। 7 प्रकार के दोस्तों अधिकार है सभी नागरिकों को, 7 प्रकार के। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 19 को बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैंने संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 19 को कहते हैं। आर्टिकल 19 को क्या बोलते हैं, संविधान की रीढ़। जबकि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को कहते हैं। यानी संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, 32 को कह देंगे। और संविधान की आत्मा किस भाग को कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक और आपको ध्यान रखना है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। जो किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। ये शब्दावली किसने दी थी, तो प्रस्तावना के लिए तो वो दी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त है 7 तरह के, जिसमें से वर्तमान में 6 तरह के हैं, एक जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो कौन कौन सा देख लीजिएगा, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी एक्सप्रेशन की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, संचरण मतलब करने की आज़ादी, निवास और कहीं भी बसने की आज़ादी, संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान खत्म कर दिया गया, बता दिया मैंने आपको। और व्यवसाय करने की आज़ादी, कहीं पर भी क्या है कोई भी व्यवसाय कर सकते हो आप, तो व्यवसाय करने की आज़ादी किसमें आ जाएगी, इसी के अंतर्गत आ जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति बोल सकता है और लोग उसकी बात को सुन सकते हैं तो उस व्यक्ति को ये बोलने का अधिकार है। या मान लीजिए उसकी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो वो व्यक्ति अपना सरकार के सामने जाकर बोल सकता है, किसी व्यक्ति से भी अपना बात रख सकता है। तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखो, बोलने संबंधी आज़ादी, मौन भी कर सकते हो, मीडिया जो है इसी आर्टिकल में आएगा। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान हार जाता है, या पाकिस्तान पर क्या है उसके बॉर्डर पर छक्का चौका लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपना झंडा लेकर क्या कर देते हैं, हम एकदम उसे लहराते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। तो ये भी जो तुम खुशी जाहिर करते हो, ये खुशी किस आर्टिकल से जाहिर कर पाते हो, आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 जो कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसी में आता है। मान लीजिए किसी सरकार को आप क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो या धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये भी किस आर्टिकल में करते हो, आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत करते हो, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है उसी के अंतर्गत आएगा। तो वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। जुलूस निकालना या किसी भी नेता का पुतला जलाना, ये संबंधी जो भी चीज़ें हैं, ये भी जो कृत्य हैं, वो सब किस में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो भी क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही आता है। तो ये आपको ध्यान नहीं बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभिव्यक्ति भी कौन नहीं आता है ना, नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, तो वो आप कर लीजिएगा। क्या क्या चीज़ नहीं बोल सकते वो आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर दिया है।
जैसे एकता अखंडता के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है एकता अखंडता के लिए। यानी भारत की अगर एकता और अखंडता पर कोई भी आँच आएगी तो आपकी अभिव्यक्ति को रोक दिया जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्या, सुरक्षा संबंधी यदि कोई भी प्रोविजन होगा तब ऐसा नहीं हो सकता है। पब्लिक में क्या है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पाए जाते हो तो ये भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, आपसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। और कोर्ट की अवमानना करने पर ये भी क्या है, अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, अगर उसकी तो मतलब क्या करते अवमानना करते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर, तब भी क्या होगा, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाएगा, ये एक्सेप्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा। और विदेशी संबंधों पर भी क्या हो जाएगा, आपकी जो अभिव्यक्ति आज़ादी है वो मतलब खत्म हो जाती है। विदेश संबंधों में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ की बिंदु हैं जिनके ऊपर आपकी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी हर जगह क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं, खूब बोलिएगा, खूब कुछ भी करिएगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति बोल सकता है दोस्तों वो सभा भी कर सकता है, यानी बोलेगा तो सभा कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सभा करने की आज़ादी किस में आ जाएगी, आर्टिकल 19 में। जो व्यक्ति सभा कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए, तो सभा में जब लोग आ रहे होंगे तो वो अपना एक संगठन बना लेगा, तो संगठन करने की आज़ादी भी किस में है, इसी में। अब उन संगठनों को जगह जगह क्या कर देगा, वो शाखाएं खोलेगा, तो संचरण करने की आज़ादी भी कहाँ हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। और जब संचरण करेगा तो उसको लगेगा कि भाई अपना स्थायी निवास भी कर लेना चाहिए, तो स्थायी निवास भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। यानी निवास या कहीं भी बसने की आज़ादी कहाँ पर है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी आ जाएगी। और संपत्ति का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया है। और व्यवसाय करने की आज़ादी, प्रोफेशन, मतलब कोई भी आप कार्य करते हो, जैसे मान लो हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो ये हमारा अपना व्यवसाय है, सेल्फ एम्प्लॉई है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमें व्यवसाय करने की आज़ादी है वो किस आर्टिकल से दी गई है, आर्टिकल 19 के खंड नंबर 7 से दी गई है, जो कि अभी वर्तमान में 6 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है प्रोफेशन, जो भी कोई भी आप कर रहे हो, कोई भी नौकरी पेशा जो भी है, वो सब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 6 में आएगा, जो कि वर्तमान में 6 है, लेकिन हम सेम दिखा रहे हैं इसको, क्योंकि आपका ये वाला जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 19 जो है ना दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो संपत्ति है वो कौन सी संपत्ति है, आपको ध्यान रखना है, आपके द्वारा खरीदी की संपत्ति, ये आपकी पैतृक संपत्ति नहीं, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आप क्या करते हो, संपत्ति को खरीदते हो, आपके द्वारा जो भी कुछ लिया जाता है, बेचा जाता है, वो सब इसमें कैसे में आएगा। लेकिन आपकी पैतृक संपत्ति जो आर्टिकल 31 में जाएगी, जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के विषय के संबंध में हमारी चर्चा होगी, ठीक है। स्पष्ट, आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल 20 में जो चर्चा की गई है वो चर्चा की गई है आपकी दो सिद्धि का संरक्षण। किसकी चर्चा की गई है, दो सिद्धि का संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंड कन्वेक्शन, क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन के हिसाब से ये दिया गया, दो सिद्धि का संरक्षण। दो सिद्धि का संरक्षण मतलब क्या है, दो सिद्धि का संरक्षण मतलब ये है कि अगर आपके द्वारा कोई भी अपराध हो गया है, आपने कोई अपराध कर दिया है, इसका मतलब क्या, अपराध के समय का जो कानून है उसके हिसाब से ये आपको सजा मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लो 2023 चल रहा है, आज 26 दिसंबर 2023 है, और आपके द्वारा कोई अपराध हो गया, मान लेते हैं आपने किसी का हाथ तोड़ दिया है, तो हाथ तोड़ने की सजा वर्तमान में भारतीय कानून में जो है वो 1 साल की सजा दी जाएगी। कितनी सजा दी जाएगी, 1 साल की। लेकिन चूंकि हम आपको सबको पता है कि जो फैसला होता है वो 10-20 साल लग जाते हैं, तब आता है कि आपको क्या सजा होने वाली है, आप क्या पैरोल पर छूट आएंगे या बेल पर छूट आते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए 25 साल बाद क्या होता है, इसी केस की 25 साल बाद क्या होता है, आपको मतलब जो हाथ तोड़ने की सजा वो क्या होती है, फांसी हो जाती है। तो आपको बताइए, अगर 25 साल बाद इसकी मतलब सजा की आपको मतलब दी जाती है, पनिश किया जाता है, तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी, 1 साल बाद दी जाएगी। तो उस समय के हिसाब से जो कानून में था वही आपको सजा दी जाएगी। वर्तमान में अगर फांसी हो गई है तो फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं क्या, दो सिद्धि का संरक्षण। मतलब अपराध के समय का कानून, जो अपराध के समय जो कानून है उसी के हिसाब से आपको वो दो सिद्ध होगा, उसी के हिसाब से आपके ऊपर क्या होगी, आपकी सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि वर्तमान कानून के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या दोस्तों, एक अपराध के लिए आपको एक बार सजा मिलेगी, ध्यान रखिएगा, एक अपराध के लिए एक सजा होगी। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे अपराध कर दिए तो उनकी अलग अलग सजा होगी, लेकिन एक अपराध के लिए एक सजा होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, आप खुद के विरुद्ध क्या है, गवाही। तो गवाही न देने का जो अधिकार है वो किसमें है, तो वो भी इसी में दिया गया, दो सिद्धि के संरक्षण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 हो जाएगा। तो आर्टिकल 20 के आपको क्लियर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दो सिद्धि का संरक्षण, आर्टिकल 20। अब दोस्तों आर्टिकल 21 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया, देखो आर्टिकल 21 में दो शब्दावलियां हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक, प्राण मतलब लाइफ, यानी कि लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं लाइफ जीने के लिए। तो पहला तो देखो पर्यावरण सही होना चाहिए,
दूसरा, आत्महत्या नहीं कर सकते हो आप। तीसरा, आपकी हेल्थ आप खराब नहीं कर सकते हो। यानी कि जो प्राण है, आप भारत के एक अमूल्य धरोहर हैं। आप यदि भारत में जन्म ले लिए हैं तो भारत के लिए आप बहुत विशिष्ट हैं। आप भले ही कुछ नहीं काम कर रहे, नकारा हैं, केवल जनगणना के काम में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आप भारत के लिए क्या हो जाएंगे, आप अमूल्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में रह करके जनगणना का काम नहीं आना है। जो भी आपके हित से जो आप कर सकते हो उसके लिए आपको करना चाहिए, मुझे लगता है। तो आपको आप आगे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या है, प्राण संबंधी जो भी क्लॉज दिए गए हैं वो कितने, 3 क्लॉज हैं। क्लॉज नंबर 1 में क्या है कि आपका अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है तो इसके संबंध में आप आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार का ये आपका अधिकार मिल जाएगा 21 में, कि अगर आपका पर्यावरण दूषित हो रहा है तो उसके संबंध में आप याचिका डलवा सकते हो। और क्यों हो रहा है, तो वहाँ फैक्ट्री वगैरह या क्या है उसको तुम हटवा सकते हो यदि आपको नुकसान पहुंच रहा है तो। दूसरा, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आत्महत्या करेंगे, वो बच गए, तो आपको सजा हो जाएगी। कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21 ही कह रहा है आपसे, यानी 309 के तहत क्या है, आत्महत्या का प्रयास करना। और हेल्थ आप अपनी खराब नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं ऐसे कोई व्यक्ति पिवक्कड़ है, पी करके अपनी क्या कर लिया, उसने हेल्थ खराब कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं और आप अपनी जान को खतरे में डालते हैं तो आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए आप नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, तो वो देख लीजिए, पर्सनल लायबिलिटी बोलते हैं इसको। अब पर्सनल लायबिलिटी में 3 क्लॉज है। क्लॉज नंबर 1 है एकांतवास। यदि कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है तो आप उसे जो है ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टर्ब करेंगे तो आपका आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी जो है वो आपकी सबकी अलग अलग होती है। मतलब पति पत्नी की प्राइवेसी अलग अलग होती है। जैसे इनफैक्ट यहाँ तक बात की जाती है कि यदि एक मतलब 2 दंपति हैं, पति पत्नी, अगर मान लीजिए पति के द्वारा पत्नी के मोबाइल का पासवर्ड पूछा जाता है, अगर वो पत्नी उस पति को पासवर्ड नहीं बताती है और उस पति के द्वारा उस पत्नी को मारपीट किया जाता है, जबरदस्ती उससे पासवर्ड पूछा जाता है, अगर पत्नी के द्वारा मुकदमा डाल दिया जाता है कोर्ट में, तो यकीन नहीं किया किसको सजा होगी, पति को सजा हो जाएगी। क्योंकि प्रत्येक को अपना क्या है, एक निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति किसी की प्राइवेसी में घुस जाए और किसी को जबरदस्ती करके नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक इसमें प्रावधान है प्राइवेसी के हिसाब से, महिलाओं को ज़्यादा मतलब क्या है, कोर्ट ने मतलब वरीयता दी है। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब एक महिला है, वो किसी दूसरे पुरुष से फसल है, यानी फंस जाती है वो, और दूसरा क्या है, अब जो उसका जो पति है उसे मालूम पड़ता है, तो बाद में क्या होता है कि जब वो मतलब कोर्ट में जाते हैं इस मैटर को लेकर के, तो जो कोर्ट है वो किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, महिला के पक्ष में। यानी जो पति जो मतलब व्यक्ति होगा जिससे फंसा था, उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि महिला के लिए क्या है, ये प्राइवेसी ज़्यादा मतलब क्या किया गया, दिया गया है। हालांकि पुरुषों के लिए भी है, ऐसा नहीं पुरुषों के लिए नहीं है, तो पुरुषों के लिए भी है, ठीक है। तो एकांतवास संबंधी जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 21 का ही है। और व्यभिचारी या आवारापंथी जो है, आप ये नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। इसमें एडल्टरी संबंधी यदि कोई भी काम करते हो तो ये भी क्या है, एक आपराधिक मामला माना जाएगा, यानी कि मूल अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में 3 क्लॉज है, आपको इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो प्राण के संबंध में क्या हो गया, दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में हो गया। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, 21 का है। तो आर्टिकल 21 का आपको समझिएगा। आर्टिकल 21 का में यदि आप देखोगे तो क्या प्रावधान किया गया है, सॉरी, देखो आर्टिकल 21 का में देखो शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब क्या, राइट टू एजुकेशन है। ये देखो पहले मूल संविधान में नहीं था, ये वर्तमान संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत ये जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या हुआ है, इसे जोड़ा गया। ये आपको ध्यान रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब जो शिक्षा का अधिकार किसके लिए है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या, हेल्थ के संबंध में मतलब काम करना है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, जो शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है उसके संबंध में अधिकार है, ठीक है। यानी कि निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, यही आर्टिकल 21 का कह रहा है, ठीक है। जो कि ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष तक के मध्य के बीच में है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाएं। इसके संबंध में प्रावधान जो है वही है। तो इसका मतलब ये है कि राइट टू एजुकेशन भी है, प्लस वो क्या है, राइट टू मतलब ड्यूटी भी है। तो दोनों के हिसाब से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई पुलिस गिरफ्तार करनी आती है तो गिरफ्तार करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी अपराध करने के बाद आप गिरफ्तार हो सकते हैं,
या अपराध से पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दो कंडीशन बनेगी। अगर अपराध के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपको दंडात्मक निरोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दंडात्मक निरोध। इसे मतलब पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनिटिव डिटेंशन के नाम से हम इसे जानेंगे। जबकि निवारक निरोध के अंतर्गत तुम देखोगे तो इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध, निवारक निरोध में जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे नजरबंद किया जाता है। इसमें खास करके क्या होता है, जो जितने भी नेता वगैरह होते हैं बड़े बड़े, अगर उनके भाषणों से कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो उसके क्या कर लेते हैं, उन नेता को पहले से हम क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 3 सत्र जब हटाया गया था तो जितने भी जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता थे उन सभी को क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। मतलब अपराध होने से पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा आर्टिकल मतलब जो 22 है उसी का जो दूसरा गिरफ्तारी करने का जो तरीका है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ये आ जाता है। जबकि बात करते हैं जो अपराध होने के बाद, यानी कोई क्राइम कर दिया है तो क्राइम कर दिया तो चलते प्रिवेंटिव क्या हो जाएंगे, पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध कहेंगे। अब इसको गिरफ्तार करने के 3 तरीके हैं। यानी कि कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो अपराध अगर गंभीर है दोस्तों, तो गंभीर अपराध में कोई वारंट जारी नहीं होता है, पुलिस धड़ जबूरती है और खूब ठीक ठाक तरीके से ठुकाई भी करती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका छोटा मोटा अपराध है, कोई ज़्यादा ना गंभीरता की बात नहीं हुई है, तो क्या हो जाएगा, आपके सबसे पहले आपको क्या होगा, वारंट जारी किया जाएगा। और वारंट जारी यानी कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो पहले वारंट दिखाएगी तब गिरफ्तार करेगी। ऐसा तुमने फिल्मों में देखा होगा, हीरो या कोई भी व्यक्ति कहता है वारंट दिखाओ तब हम जाएंगे, किसके रूप में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई संगीन अपराध कर दिया है तो उसके संबंध में कोई वारंट वगैरह दिखाई नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, सीधे गिरफ्तार कर ली जाएगी पुलिस आपको। अब जब आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो पुलिस का एक मतलब कर्तव्य बनेगा कि आपको 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये भी किस में दिया गया? आर्टिकल 22 में दिया गया। और आपको वकील रखने के संबंध में भी क्या हो, आज़ादी दी जाएगी। ये भी किस आर्टिकल में है? 22 के अंतर्गत है। तो आप जो अपना वकील रख सकते हो अपराध को होने के बाद में, ये सारी चर्चा किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 22 के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या किया है, मूल अधिकार नंबर हमने 2 पढ़ लिया है। तो मूल अधिकार नंबर 2 में जो आर्टिकल में कौन कौन से हैं तो एक बार समराइज कर लीजिएगा। आर्टिकल मूल अधिकार नंबर 2 है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। आर्टिकल 19 में जो है वो क्या है, तो आर्टिकल 19 में 7 क्लॉज है, मतलब सभी नागरिकों को ये अधिकार होंगे। कौन कौन से अधिकार होंगे? अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, संचरण करने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, कहीं भी व्यवसाय करने की आज़ादी, और संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया यहाँ से। तो ये सब कुछ क्या है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहते हैं, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ में आ जाती है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने क्या किया है, ये आपको पढ़ाया है। जबकि आर्टिकल 20 की बात की जाए तो आर्टिकल 20 में क्या है, 2 सिद्धि का संरक्षण है दोस्तों। 2 सिद्धि का मतलब जो भी आपके सामने 2 सिद्ध होगा उसके हिसाब से आपको क्या होगी, सजा दिया जाएगा, इसके हिसाब से किया गया है। ठीक है, 2 सिद्धि का संरक्षण, मतलब जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून में सजा होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, आपको मतलब सजा मिलेगी। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, अपना वकील रख सकते हो, तो वो भी क्या है इसमें दिया गया है, उसके संबंध में सुविधा मतलब दी जाती है आपको सुविधा। और तीसरा आपको पता है कि आप खुद के खिलाफ क्या है, गवाही नहीं दे सकते हो, और एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि 2 सजा मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें क्या है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण मतलब आप अपने प्राणों को अच्छी तरह से रख सकते हो, पर्यावरण आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो, आप हेल्थ खराब नहीं कर सकते हो। ये सब किसमें आ जाएगा, आर्टिकल 21 में आ जाएगा, प्राण के अंतर्गत। क्लॉज नंबर 3 है उसमें, तो 3 आपको ध्यान रखने हैं। जबकि हम बात करते हैं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब क्या होता है कि आप मतलब एकांतवास में रह सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 21 तुम्हें अधिकार देता है। दूसरा, आपके अंदर निजता का अधिकार भी है, प्राइवेसी भी है, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, आपको वो प्राइवेसी कोई नहीं छीन सकता है, तो ये हो जाएगा। और तीसरा यदि बात की जाए दोस्तों, तो तीसरा का व्यभिचारी संबंधी जो है वो अधिकार पर प्रतिबंध है, आप व्यभिचारी एडल्टरी नहीं कर सकते हैं, ये आपको मूल अधिकार के अंतर्गत मतलब व्यवस्था किया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। अब आर्टिकल 21 का देखो तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21 के काम में दोस्तों दिया गया है शिक्षा संबंधी अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान की बात करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 का हो जाएगा। आर्टिकल 22 में क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 22 में जो है वो क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी का संरक्षण है। यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है 2 तरीके से, गिरफ्तार अपराध होने के बाद में, अपराध होने से पहले। अपराध होने से पहले अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको नजरबंद कर दिया जाएगा, जबकि अपराध होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा तो अगर आपका छोटा मोटा क्राइम है तो वारंट दिखाया जाएगा, और 24 घंटे के अंतर्गत क्या होगा, जो
मतलब पुलिस है वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब पेश करेगी और आपको वकील बनने का अधिकार है या आज़ादी है। ये आर्टिकल 22 ही तुमसे कहता है। और आर्टिकल 22 ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी का एनकाउंटर किया जाता है तो एनकाउंटर जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 22 के तहत किया जाता है। तो एनकाउंटर जब भी होगा तो किस आर्टिकल से होता है दोस्तों, आर्टिकल 22 से। ये मूल अधिकार नंबर 2 की हमने चर्चा किया है, अब ये क्लियर हो गया। अब मूल अधिकार 3 को पढ़ते हैं, तो समझिएगा मूल अधिकार 3 क्या है। तो मूल अधिकार 3 में दोस्तों क्या दिया गया है तो देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आप देख लीजिएगा। अभी पानी पी ले रहा हूँ दोस्तों, फिर पढ़ाते हैं। देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो शोषण मतलब क्या है, आप शोषण जानते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 के मध्य में दिया गया है। अब इसमें आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 में क्या है, तो मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार क्या होता है दोस्तों, तो बेगारी करना किसी से, तस्करी करना, किसी की बधवा मजदूर बना लेना या वेश्यावृत्ति करवाना, ये सभी क्या है, मानव दुर्व्यवहार है। ध्यान रखिएगा, किसी से बदतमीजी कर देना मानव दुर्व्यवहार है। अगर कोई व्यक्ति बेफालतू में किसी से बदतमीजी करता है तो वो आर्टिकल किसका उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 23 का। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकार पता है तो आर्टिकल 23 से वो आपके खिलाफ क्या करवा देगा, मुकदमा करवा सकता है। आप जबरदस्ती किसी को बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर उसे अपने अधिकार का पता होगा तो आर्टिकल 23 का प्रयोग करके वो आपके खिलाफ क्या करवा देगा, याचिका जारी करवा देगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबको जीने का अधिकार है भारत में, भारत सबका है और हम सबको भारत को श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा नहीं किसी एक का भारत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 23 में दोस्तों क्या आ जाएगा, मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध हो जाएगा। आर्टिकल 24 की बात किया जाए तो क्या है, तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। बाल नियोजन मतलब बालक को तुम नौकरी पर नहीं रख सकते हो, मैंने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तुम खतरनाक काम पर नहीं रख सकते हो, जैसे कारखाने में या खदान वगैरह में कोई भी आप ऐसी स्थिति में नहीं रख सकते हो। तो ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या है तो बाल नियोजन के विषय में क्या है जो है प्रतिबंध है हो जाएगा। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, ऐसे रेड कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये मूल अधिकार नंबर 3 हो गया आपका, है ना, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो मूल अधिकार 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम रिलीजन। ठीक है, उसके संबंध में ये दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 25 से 28 के मध्य में है। 25 से 28 में क्या कर दिया गया, देखो आर्टिकल 25 है इसमें क्या दिया, अंतःकरण से, यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में क्या है, धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होगा, लेकिन एंट्री फीस तो लगती है, ध्यान रखिएगा। यानी जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उसमें कुछ वो एंट्री फीस लेते हैं, कोई बड़ा मंदिर होता है तो वो एंट्री फीस हमें देनी पड़ती है, लेकिन जो भी उस पर धन आ रहा है वो कैसा होगा, टैक्स फ्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 27 कहता है टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है दोस्तों, सरकारी खर्च पर चल रही जितनी भी शिक्षा संस्थान होती हैं उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। इसके संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 28 में किया गया है। अब देखो आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अंतर धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मतलब ये है कि आपके अंदर कौन सा ईश्वर का वास है, ये आपके अंतःकरण के अंतर्गत है। तुमने कभी कभी सुना होगा जब कभी कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो कहते हैं शुद्ध अंतःकरण से मैं ये मतलब क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि भारत की विधि द्वारा स्थापित जो भी चीजें हैं मैं उनको सही तरह से क्रियान्वयन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण मतलब अपने अंदर से, अपने विवेक से जो मेरा होगा उसके हिसाब से मैं सही करूंगा। तो वही है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टीका लगाना चाहता है तो टीका संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 25 मतलब किसमें 25 के अंतर्गत आ जाएगा। मान लीजिएगा महिलाओं के द्वारा जो महावर मतलब जो मांग भरी जाती है या महावर लगाई जाती है या लिपस्टिक या कुछ भी लगाती है महिलाएं, ये सब किस आर्टिकल का प्रावधान है दोस्तों, आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये आज़ादी है कि आप शुद्ध अंतःकरण से कुछ भी आप कर सकते हो, ये आपके अंतर्गत ये आज़ादी रहती है। तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, चूंकि वो एक धर्म के संबंध में ही कहीं ना कहीं देखा जाए चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए मुस्लिम भाई हैं तो मुस्लिम भाई के अगर टोपी पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं तो ये सब अधिकार किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही है। जैसे मान लीजिएगा सिख भाई हैं तो सिख भाई पगड़ी पहनते हैं या कृपाण वगैरह रखते हैं, ये सब किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 25 है। उन्हें ये अधिकार देता है कि आप शुद्ध अंतःकरण से किसी भी ईश्वर को मान सकते हो। आपके मन में अल्लाह है, आपके मन में मतलब विष्णु है, आपके मन में गुरु नानक जी हैं, आपके मन में जो भी है मतलब क्या है
वो आपका आर्टिकल 25 तुमसे कहता है कि आप ऐसा मान सकते हो। ये जग जाहिर नहीं करना है, बस चुप रहना है, अपना जो भी आप जिसको मानते हो वो आप फॉलो कर सकते हो। ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 कहता है, जैसे आर्टिकल का 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक क्षमता। तो सामूहिक धार्मिक क्षमता मतलब क्या है, जैसे हम कोई मान लीजिए देवी जागरण करा दिया, देवी जागरण। अब देवी जागरण में क्या सामूहिक रूप से क्या हो रहा है, जैसे हवन कराना एक सामूहिक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए नमाज पढ़ना एक सामूहिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या सामूहिक रूप से क्या है, आप कहीं पर भी धार्मिक संबंधी कोई कार्य है वो कर सकते हो, उसमें भाग ले सकते हो। तो सामूहिक संबंधी जो मतलब धार्मिक संस्था किस आर्टिकल में 26 के अंतर्गत आ जाएगी। अब उसी देखो, जब सामूहिक रूप से आप कोई धार्मिक कार्य में भाग ले रहे होंगे तो उसमें कुछ धन चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो धन जो है टैक्स फ्री होगा, है ना। वो आर्टिकल 27 कह रहा है, लेकिन एंट्री फीस लगती है, ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो टैक्स फ्री क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब 27 की बात, 28 की बात करें तो दोस्तों क्या है, 28 आर्टिकल जो कहता है वो आपसे ये कहता है कि आप अगर किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल में क्या है, अगर सरकारी खर्च पर वो स्कूल चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस स्कूल में या उस शिक्षण संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये यहाँ प्रोविजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 का देता है। तो आई होप आर्टिकल मतलब मूल अधिकार नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। मूल अधिकार 4 जो है उसके संबंध में यही प्रावधान है, ये कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो मूल अधिकार 5 में क्या दिया गया है, तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। क्या है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नंबर 5 के अंदर का दिया गया है। तो मूल अधिकार 5 में शिक्षा संस्कृति है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर की बात कर रहा है। तो इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 29 और 30 जो आर्टिकल है वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किसमें आएगा, इसी के अंतर्गत। तो आर्टिकल 29 में क्या आएगा दोस्तों, तो आर्टिकल 29 में जो है वो आएगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या हितों की रक्षा जो है वो आर्टिकल 29 में आएगा। 29 के अंतर्गत क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक दोस्तों किसे कहेंगे, अल्पसंख्यक ध्यान रखना है, धर्म और भाषा के आधार पर क्या होते हैं, अल्पसंख्यक निर्धारित किए जाते हैं, धर्म और भाषा के आधार पर। जबकि इससे पहले मैंने तुम्हें कराया हुआ है, आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 में जो मैं व्यवस्था की है वो क्या की गई है, आरक्षण। आरक्षण किसके आधार पर दोस्तों, जाति और लिंग के आधार पर। आरक्षण किसके आधार पर है, जाति लिंग के आधार पर। जबकि मैं बात कर रहा हूँ आपसे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक किसके आधार पर हो जाएगा, तो अल्पसंख्यक दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो आपका हो जाएगा धर्म और भाषा के आधार पर। दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी के आधार पर किसी को मान लें। तो अब अल्पसंख्यक जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर कोई संस्थान जो है उन्हें वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे मना कर दे हम, आपको जैसे मान लीजिए हम ही कोचिंग चला रहे हैं, अब कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है, जैसे जैनी है, अब मान लो दिगंबर है कि श्वेतंबर है, मान लो तो दिगंबर है, अब वो नग्न अवस्था में यहाँ पढ़ने आता है, तो हम क्या उसे मतलब मना कर देंगे, नहीं मना कर सकते हैं, वो पढ़ने आ सकता है। लेकिन क्योंकि जिसकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जिनकी मतलब माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए क्या किया गया, विशेष मतलब व्यवस्था की गई है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान जो है खोल सकते हैं, अपना खुद का जो है पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये चीज़ सारी हो जाती है इसके अंदर। तो वही यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 29 में। अब आर्टिकल 30 में जो है दोस्तों वो क्या है, तो आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक जो है अपने जो संस्थान है, जो मतलब अभी संस्थान की बात कर रहे हैं आपसे, खोल सकते हैं, और सरकार क्या करेगी, उन्हें सब्सिडी भी देगी, यानी सरकार जो उनकी हेल्प भी करती है, तो ये सारी चीज़ क्या कराएगी, सरकार करवाती है। आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। हमारे एटा में ही जैसे मान लीजिएगा जो FH मेडिकल कॉलेज है, वो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उनको ये लाइसेंस दिया गया कि आप वो मतलब मेडिकल मतलब खोल सकते हैं। ऐसे ही मतलब इगलास यूनिवर्सिटी है, वो भी एक जैनी की यूनिवर्सिटी है, मतलब उनको क्योंकि वो क्या है, अल्पसंख्यक है, तो उनको भारत सरकार द्वारा क्या है, लाइसेंस दिया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो खोल सकते हैं, और सरकार उन्हें कुछ सब्सिडी भी देती है। तो ये सब सब्सिडी जो है वो कहाँ से मिलती है, वो सब इसी आर्टिकल नंबर 30 और 29 का सहारा लिया जाता है। तो आर्टिकल 29 तो हितों की रक्षा करता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आप अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये आर्टिकल 30 कह देगा। तो आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल भी दिया जाए 30 में, देखो क्या है, जैसे मदरसा है, मुस्लिम भाई जो हैं क्या करते हैं, मदरसा में पढ़ लेते हैं, और संस्कृत विद्यालय है, तो संस्कृत विद्यालय हिंदू भाई जो होते हैं वो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं। तो संस्कृत विद्यालय जो होते हैं उसको क्या है, ऐसा नहीं है कि हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ना रखिएगा। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में जो है वो अल्पसंख्यक जो है हिंदू नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में या नागालैंड वगैरह में यदि आप जाओगे जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या जाओ, उस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनको भी अधिकार दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं दिया जाएगा। जहाँ पर भी जो जिसकी संख्या कम होगी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसे वो अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो जाएगा,
धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो व्यक्ति जहाँ पर कम होंगे वही व्यक्ति क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वही यहाँ पर दिया जाता है। तो उसी के संबंध में मदरसा है या संस्कृत विद्यालय है या ऐसे बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 जो है क्लियर हो गया हुआ आपको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था, वर्तमान में आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 31 को किन महोदय के द्वारा समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 31 जो है दोस्तों वो मोरारजी देसाई, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इन्होंने ये संशोधन करवाया था। कौन सा अधिनियम लाए थे? ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसे समाप्त करके आर्टिकल नंबर 300 है ना, जिसे विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो कानूनी अधिकार जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, मोरारजी देसाई जी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताया था कि जो आर्टिकल 19 था, 19 का जो ऐप था, तो खरीदने संबंधी जो संपत्ति है या संरक्षित संपत्ति वो आर्टिकल 29 में थी, 19 में। ठीक है, 19 के ऐप में। जो 30 में भी क्या है, संपत्ति से वंचित कर सकता है। मतलब जो अल्पसंख्यक के संबंधी जो हमने प्रावधान किया है, तो अल्पसंख्यक के संबंध में जो भी संपत्ति होती है, अगर उसकी संपत्ति जो उससे वंचित किया जा सकता है, डिसमिस की जा सकती है, वो भी क्या है इसमें प्रावधान किया गया है। तो संपत्ति से वंचित करने संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? 30 में है। किसमें है? 30 में। जबकि बात करें आर्टिकल 29 में खरीदने संबंधी संपत्ति या जो संरक्षित संपत्ति है वो इसमें आ जाएगी। जबकि 31 में दोस्तों क्या है? पैतृक संपत्ति। कौन सी संपत्ति है यहाँ पर? पैतृक। तो पैतृक संपत्ति जो है किसमें आ जाएगी? इसमें आ जाएगी। अब ये तो ये प्रावधान क्यों किया गया हुआ है? ऐसा क्यों किया सरकार ने? तो दोस्तों ये इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार जो है ना, या कोई भी सरकार जो थी क्या करती थी, जैसे मान लो किसी क्षेत्र का विकास करना है, उस क्षेत्र का विकास करती थी, तो मान लो रोड मतलब क्या करना है वो बनाना पड़ेगा, या मान लीजिए रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी। तो क्या करती थी, जैसे भारत सरकार जो है या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी प्रोग्राम है, कोई योजना है वो लेके आ रही है, मतलब यहाँ रोड बिछाना है। अब किसी रोड के बीच में क्या हो, किसी का मान लीजिए का मकान आ गया, किसी का घर आ गया। अब हो सकता है कि सभी लोग जो है उस घर को बेच रहे हैं, अधिकतर लोगों ने घर बेच दिए, लेकिन कुछ व्यक्ति इतने हराम को होते थे, घर बेचते ही नहीं थे। तो सरकार को क्या था, बहुत दिक्कत होती थी कि उसके घर को तो वही बना लेती थी, उसके साइड से वो रोड निकालती थी। अब घुमाओगे तो बहुत खर्चा आता था भाई, इसलिए क्या किया सरकार ने, देखा कि ये संपत्ति का अधिकार जो है लोग इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने क्या कर लिया, इसे विधिक अधिकार बना दिया। जैसे रेलवे लाइन मान लीजिएगा, अब रेलवे लाइन जैसे मान ली जा रही है, अब किसी घर बीच में आ गया, अब वो कह रहा है मैं अपना संपत्ति नहीं बेचूंगा, सरकार कह रही है अपना मुआवजा ले लो, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये रेलवे लाइन ऐसे तो घूम के नहीं जाएगी, ऐसे घूम के जाएगी तो तुमको पता होना चाहिए रेल का कितना ज़्यादा खर्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा करोड़ों में खर्चा हो जाता है। तो ये जो रुकावटें होती थी, इन्हीं रुकावटों को मतलब बंद करने के उद्देश्य से क्या किया सरकार के द्वारा, जो है ना संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसका रीजन वो यही हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है, आर्टिकल जो वो 31 है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अभी आर्टिकल 31 है ही नहीं है। और संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, जो हमने 7 संख्या बता रहे थे, अब वर्तमान कितनी रह जाएंगी, 6 रह जाएंगी। तो 6 रहने का रीजन क्या है वो पता लग गया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, अब जो हमारा अंतिम है वो क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार ये हमारा 7वां मूल अधिकार है, यानी कि वर्तमान में 6वां मूल अधिकार हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो 6वां मूल अधिकार हम कह सकते हैं इसको, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है ना। ये इसे क्या बोलते हैं, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहते हैं। यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या बोलते हैं वो, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आर्टिकल 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला आर्टिकल कौन सा है, 32 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 32 में क्या क्या चीज़ दी गई है वो देखिएगा। आर्टिकल 32 को हम संविधान की आत्मा कहते हैं, आर्टिकल 32 को हम संविधान का हृदय कहते हैं, आर्टिकल 32 को हम संविधान का संरक्षक कहते हैं, आर्टिकल 32 को हम संविधान की प्रतिभूति कहते हैं। ये सभी जो प्रोविजन है वो किसको बोलते हैं, आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेपर की दृष्टि से इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। आर्टिकल 32 जब इतना सब कुछ इसमें दिया गया है तो क्या क्या मतलब है, मतलब आर्टिकल 32 जो गारंटेड है, क्या है, गारंटर है। गारंटर किस चीज का है, हमारे मूल अधिकारों का। यानी हमारे मूल अधिकार की गारंटी कौन लेता है, आर्टिकल 32 लेता है। यानी आर्टिकल 32 के तहत ही हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार के संबंध में याचिका डलवा सकते हैं। और आर्टिकल जो 226 है, जो हाई कोर्ट के तहत हम क्या कर सकते हैं, याचिका डलवा सकते हैं। क्योंकि जब मैं शुरुआत में आपको ये मतलब बता रहा था तभी बताया था मैंने आपको कि बताइएगा भारतीय मतलब जो मतलब मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं, तो हाई कोर्ट को कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत कहते हैं
और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत, चूंकि 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है, याचिकाएं जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, जबकि आर्टिकल 32 से जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, आर्टिकल 32 से ऑर्डर जारी करता है या याचिका या रिट जारी करता है, ये उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब याचिका मतलब क्या करता है ये, तो न्यायिक कार्यवाही कर देता है, यानी ऑर्डर जो है वो कोर्ट जारी करता है। यानी अब ऑर्डर जो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की याचिका कौन कौन सी हैं, बस वो कर लीजिएगा, देखिएगा। इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये ट्रिक है इसकी। मतलब जो भी याचिकाएं होती है 5 उनकी। तो बंदी का मतलब क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या हो जाएगा दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे बोलते हैं हॉबियस कर्पस। क्या बोला जाता है, हॉबियस कर्पस कहते हैं। पति का मतलब प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोहिबिशन बोलेंगे, प्रोहिबिशन। ठीक है, परमेश्वर का मतलब क्या हो जाएगा, परमादेश, क्या हो जाएगा, मैंडमस, परमादेश, ये भी एक याचिका हो जाती है। उसका का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्प्रेषण, क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। सर्चरी, सर्चरी किसे बोलते हैं, तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। अधिकार से क्या हो जाएगा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा मतलब क्वा वारंटो, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वा वारंटो हो जाएगा। इनमें से 2 जो याचिकाएं हैं वो कोर्ट संबंधी है। एक तो प्रतिषेध जो है वो भी क्या कोर्ट संबंधी याचिका है, और एक उत्प्रेषण जो है वो क्या है, कोर्ट संबंधी याचिका है। बाकी सब आम आदमी संबंधी है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध और अब क्या मतलब परमादेश, सॉरी ये प्रतिषेध नहीं, परमादेश, परमादेश हो जाएगी। और एक अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा भी क्या क्वा वारंटो जिसे कहते हैं, ये आम आदमी संबंधी मतलब क्या है, याचिकाएं हैं। तो अगर हमें कभी कोई तकलीफ होती है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा क्या है, हमारी रक्षा के रूप में इन क्या करते हैं, इन जो याचिकाएं होती हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम अपने आप को, अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तो आपको कोई भी शोषण नहीं कर सकता, ये यहाँ पर दिया जाता है आपको अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल ये 32 हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल जो मतलब भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार नंबर 7 है, जिसका मतलब वर्तमान में 6वां है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जिसे कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो एक बार सब पूरा समराइज करो, जो मूल अधिकार जितने भी हैं उतने सारे के सारे कर लीजिएगा। मूल अधिकार नंबर 1 क्या है, समता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 2 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 3 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार नंबर 4 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार नंबर 5 क्या है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। मूल अधिकार नंबर जो मतलब 6 है वो संपत्ति का अधिकार है, जो खत्म कर दिया गया। मूल अधिकार नंबर 7 क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 7वां मूल अधिकार मैंने तुम्हें करा दिए, इनके आर्टिकल भी पूरे करा दिए, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिएगा। अब आर्टिकल नंबर 33 है दोस्तों, वो क्या है, चूंकि मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, आर्टिकल 12 से 35 तक पूरा पढ़ना है। तो आर्टिकल 33 को भी पढ़ लीजिएगा, फिर 34 को 35 को भी, फिर जो भी चीज़ रहती है वो देख लेंगे। तो देखो आर्टिकल 33 में क्या है, तो मूल अधिकार को सीमित करने संबंधी प्रावधान है। यानी मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं कुछ व्यक्तियों के, कुछ लोगों के। किन लोगों के, अगर कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो मूल अधिकार कम हो जाएंगे, कोई गुप्तचर है तो मूल अधिकार कम हो जाएंगे, कोई राजदूत है तो मूल अधिकार कम हो जाएंगे, मीडिया संबंधी कोई भी कर्मचारी है या मीडिया संबंधी कोई काम कर रहा है तो मूल अधिकार कम हो जाते हैं। तो कुछ व्यक्तियों, कुछ कंडीशनों में क्या है, मूल अधिकार आपके सीमित कर दिए जाते हैं, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 33। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 34 की बात करते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 34 में क्या है, सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। मार्शल लॉ लागू होने पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, सीमित हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। मार्शल लॉ कब लागू होगा, जब कभी आपातकालीन स्थिति आती है तभी मार्शल लॉ लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकार कंप्लीट निलंबित हो जाते हैं। तो अब जब प्रश्न मैंने आपको दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो कभी समाप्त नहीं होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे कौन से मूल अधिकार है, मतलब कौन सा आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो आर्टिकल के आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, आर्टिकल 35 की बात करते हैं। आर्टिकल 35 क्या है, तो संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावशाली बना सकती है, शक्तिशाली बना सकती है, ये कानून बना सकती है। ये क्या है इसमें, 35 में, यानी कि आर्टिकल 35 कहता है कि संसद जो है मूल अधिकार को कम नहीं कर सकती है। मूल अधिकार के मूल ढांचों में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो इसको आप शक्तिशाली बना सकते हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। तो इसका मतलब क्या है कि जो मूल अधिकार हैं वो सरकार के अधिकारों को कम करते हैं। तो सरकार जो है वो चाहती है कि मूल अधिकार कम हो, लेकिन ये सरकार मतलब चाहती है लेकिन इसे कर नहीं सकती है। यानी संविधान के मूल ढांचे में सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन अगर संशोधन करना ही चाहती है तो इस मूल ढांचे को और शक्तिशाली बना सकती है, इसे कमजोर नहीं कर सकती है। ये चीज़ किसमें दी गई है, ये आर्टिकल नंबर 35 के अंतर्गत दिया गया। तो मूल अधिकार में अगर हमें संशोधन करना है
तो संशोधन तुम उसे मतलब शक्तिशाली बनाने के लिए कर सकते हो, उसे कमजोर करने के लिए कर सकते हो। ये आर्टिकल 35 तुमसे कहता है, तो ये हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हमने जो मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है वो हमने पढ़ लिया है। तो मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी दिए गए हैं मैंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है। आप चाहो तो मेरे साथ एक साथ में बोल सकते हो, 12 से 35 पूरे आर्टिकल एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। बताओ आर्टिकल 12 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में क्या हो जाए, राज्य शब्द की परिभाषा। आर्टिकल 13 में क्या है, मूल अधिकार का अल्पीकरण। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि की समसमता, विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या है, जन्म स्थान, लिंग, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का सिद्धांत। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है, सभी नागरिकों को अधिकार होंगे। कौन कौन से, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संगठन की आज़ादी, संचरण की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, कहीं भी व्यवसाय करने की आज़ादी, ये सब किसमें आ जाएगा, आर्टिकल 19 में आ जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या है, दो सिद्धि का संरक्षण। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के काम में क्या है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी का संरक्षण। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 में क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 में क्या है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में क्या है, यानी कि धार्मिक जो मतलब संस्थान है वो टैक्स फ्री रहेंगे, उस पर कोई धन आएगा तो आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 में क्या है, तो शिक्षण संस्थान जो भी हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं यदि वो सरकारी खर्च पर चल रहे हैं, तो आर्टिकल 28 हो जाएगा। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा है। आर्टिकल मतलब 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये आर्टिकल 30 हो जाएगा। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा काम पहुंचा दिया गया है, 300 काम में पहुंचा दिया गया है। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 33 में क्या है, मूल अधिकार कम हो सकते हैं। आर्टिकल मतलब 34 में क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार कम हो जाएंगे। आर्टिकल 35 में क्या है, मूल अधिकार को शक्तिशाली बना सकती है सरकार, कमजोर नहीं कर सकती है। ये आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो पूरा मैंने कंप्लीट बता दिया रिकॉल करके। अब एक और सेगमेंट है, उसे और समझ लीजिएगा। यानी कि सेगमेंट में क्या है, मूल अधिकार कौन कौन सी चीजें हैं वो पूछता है आपसे, और मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है वो पूछता है, और केवल भारतीयों के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं और सभी के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके संबंध में भी प्रोविजन पूछता है। तो एक थोड़ा सा ये और देख लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा। देखो समझो क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत किसे किसे रखा गया है, तो समझ लीजिएगा। मूल अधिकार के अंतर्गत तुम देखोगे तो समता या समानता का अधिकार मूल अधिकार में आएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार में आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में आएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मूल अधिकार में आएगा, संपत्ति का अधिकार भले ही विधिक अधिकार है लेकिन आपकी पर्सनल संपत्ति है तो किस में आएगा, मूल अधिकार में ही आएगा, उपचार संबंधी अधिकार मूल अधिकार में आएगा, सूचना संबंधी अधिकार मूल अधिकार में आएगा, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में आएगा। तो आपसे अगर पूछे कि शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में ये 9 आपको ध्यान रखना शब्दावली, ये सब मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कौन मूल अधिकार में नहीं आता है, हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना क्या है, मूल अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लोग हड़ताल करने बैठ जाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, पुतला फूकते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भले ही मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसा हो सकता है, लेकिन वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, वो इलीगल काम माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर पुलिस आएगी पकड़ेगी और बहुत तोड़ेगी आपको, तो आपको ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा कभी भी गलती से भी। दूसरा क्या है, अनिवार्य रोजगार, यानी कि सरकार से और रोजगार की मांग करने का, हमें रोजगार चाहिए चाहिए, ये मूल अधिकार में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। सरकार की इच्छा पर निर्भर है, अनिवार्य रोजगार वाला किस में आता है, ये मूल अधिकार में नहीं आएगा। डीपीएसबी के अंतर्गत आता है, सरकार कुछ व्यवस्था करेगी लेकिन ये आप डिपेंड नहीं है जबरदस्ती आप सरकार से ले लेंगे, ये चीज हो जाती है। और मताधिकार जो है वो कैसा अधिकार है, तो मताधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों, राजनीतिक अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आवास, यानी सबको आवास उपलब्ध कराना, ये भी मूल अधिकार नहीं है। ये कैसा अधिकार है, तो ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये डीपीएसपी में आएगा, जो पढ़ाएंगे आपको आगे आएगा तब टॉपिक। अब प्रश्न ये है, केवल भारतीयों के लिए जो मूल अधिकार दिए गए वो कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 15 जो है, जिसमें क्या है, जन्म स्थान, लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये केवल भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता, केवल भारतीयों के लिए, मतलब आरक्षण संबंधी प्रावधान किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, बताया सभी नागरिकों को आजादी है, 7 प्रकार की आजादी थी, जिसमें इसे हम संविधान की रीढ़ भी कहते हैं किसे, आर्टिकल 19 को, तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक अपने शिक्षण धार्मिक अमल क्या है, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, तो ये सब किसमें, ये सब केवल भारतीयों के लिए है। तो वे मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं वो सब आ जाएंगे 15, 16, 19 और 29 और 30, यानी 5 आर्टिकल जो है किसी केवल भारतीयों के लिए। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं वो सभी के लिए, विदेशियों के लिए भी हैं और भारतीयों के लिए भी है, कोई कहीं से भी है, सबके लिए, क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको ही है। तो मान लो कोई विदेशी भारत में घूमने आता है तो उसको सब चीज़ का अधिकार वो होगा, ऐसा नहीं है, बस ये आर्टिकल छोड़ करके सब अधिकार होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपसे
आपको इस टॉपिक से बहुत लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर आप पुलिस देने जा रहे हो तो पुलिस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। इसलिए हमने एक ही वीडियो में क्या किया है, इसको खत्म करने की कोशिश किया है। अब इसका हम दूसरा जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे वो इसका अभ्यास प्रश्न लेकर के आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के आएंगे। PYQ भी लगा देंगे उसमें, जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करिएगा, उन्हें अटेंड करिएगा और खुद को जांचिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना लाभ हुआ है वो दिखिएगा। और जो मैंने प्रश्न पूछा उसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपको कमेंट में एक आंसर करना है कि जो प्रश्न का आंसर है वो क्या है। दूसरा, अगर अपनी प्रतिक्रिया, आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। दूसरा, एक आपको सहयोग चाहते हैं, जो कि आप अब तक सहयोग ही कर रहे हैं। सहयोग ये है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है ना, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की, उन सबके पास में क्या करिएगा, इनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद।